सभी लोगों का एक बार फिर से हम हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी के लिए अपने क्लास में वेलकम करते हैं। और टॉपिक है आज के क्लास का हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है, कोई बहुत नया चीज नहीं है हम लोगों के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय रेडॉक्स रिएक्शन में हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट किया था हमने ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। आज फिर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये है स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन अगले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। शेप इसका हम सिंपल तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ एक सेंटर होता है तो शेप निकालना थोड़ा आसान होता है। एक से ज्यादा सेंटर्स हो जाते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल का ओवरऑल शेप बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बुक में भरा हुआ था एक शेप, इसके लिए हम वही उठा लाए हैं भाई तुम लोगों के लिए। जैसे लैपटॉप होता है या बुक होता है, कॉपी होता है, ओपन कंडीशन में तो कुछ ऐसा ही होता है कि हमने ये बुक को अपना इस तरह से है ऐसे, तो इसको ऐसा ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दो। बाकी लाइंस को हम डॉटेड लाइंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि अपना बुक या लैपटॉप वाला जो शेप है वो दिखाई पड़ता रहे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल कुछ इस शेप का होता है। एंगल्स की बात करें तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला भी होगा, और इन दोनों का वैल्यू सॉलिड फेज में कुछ और होता है, गैस फेज में कुछ और होता है। और जब हम बुक ओपन करते हैं तो बुक के दोनों पेज के बीच में भी कुछ एंगल बनता है। यहां पर इस एंगल को हम बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि डायहेड्रल एंगल किसको कहते हैं। तुम लोग अभी आराम से मस्ती में रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आएंगे तो थोड़ी सी बात डायहेड्रल एंगल की और करेंगे, तो वहां पर ये ज्यादा बेटरली होगा। फिलहाल ये जो एंगल इसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका वैल्यू भी सॉलिड फेज में और गैस फेज में अलग अलग होता है। सॉलिड फेज में इस एंगल का वैल्यू है 90.2 डिग्रीज एंड गैस फेज में है इसका वैल्यू 111.5। ये सॉलिड में, ये गैस में, इस वाले एंगल। और इस एंगल का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सॉलिड फेज में ये है 101, 101.9 डिग्री एंड गैस फेज में है ये 94.8। ठीक है, ये हमने ऐसे ही बता दिया, इसका कोई खास मतलब है नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को याद करके बिल्कुल रट करके रखना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा रेडियन को लिख करके आना है। हमारे पास तो बुक की सुविधा है, हम जब क्लास में आते हैं तो आने से पहले बुक देख करके को अच्छे से पेज पर लिख करके ला सकते हैं। तुम लोगों को तो ये फैसिलिटी मिलती नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो बस जो दिमाग के अंदर है वही लिखना है। तो ये सारे वैल्यूज जो है तुम लोगों के दिमाग में रुकेंगे नहीं और रोकने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमने बता दिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें ये समझ में हम ये समझा सके, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि मान लो हम यहाँ बताना भूल गए तो तुम लोग जो है किताब में खोलोगे, देखोगे और लगोगे इसे याद कर लेंगे, इसे याद कर ले, कहीं एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया ताकि इसके साथ साथ हम ये भी बता सके कि इन वैल्यूज को याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, ये शेप थोड़ा याद रखना, इसका शेप किस तरह का होता है ये तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, इसमें कुछ बहुत मुश्किल होगी नहीं। हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होंगी।
तो प्रॉपर्टीज पर आने से पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 एंड -1। हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है, तो हम समझते हैं उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करके तुम लोग आसानी से बता सकते हो कि ऑक्सीजन पर -1 और -1 क्यों आया है। फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा -1 आएगा। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है और इधर से ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सेम हियर, ये इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है लेकिन इधर से खींच सकता है। तो एक बार इसने इलेक्ट्रॉन खींचा -1, इसने भी एक बार इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1। ओके, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा सा बता दिया ताकि तुम लोगों का जो रिफ्रेशमेंट टाइप का हो जाए। इस ऑक्सीडेशन स्टेट की खास बात क्या है? ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन जो है जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। 0 मतलब O2 और -2 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, लाइक सबसे सिंपल है H2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 ही होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। फ्री फॉर्म में होगा तो 0 होगा। इसके अलावा भी और सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के लिए देखे जाते हैं, तुम लोगों ने उन सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में स्टडी किया है। तो ये दोनों जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के, जो हमारे आसपास पाया जाता है। ये उतना जनरल नहीं है, ठीक है, ये उतना स्टेबल भी नहीं है। ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड कमजोर है, टूट जाता है आसानी से। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें चेंज आएगा, वो चेंज इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, वो चेंज इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। मतलब -1 से 0 की तरफ भी जा सकता है, -1 से -2 की तरफ भी जा सकता है। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। यहां रिडक्शन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। कोई भी एलिमेंट अगर अपने कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो +3 से +1 की तरफ भी जा सकता है, +3 से +5 की तरफ भी जा सकता है। इसी एग्जांपल को हमने यहां भी देखा, ये थोड़ा नेगेटिव 0 माइनस सब इसी में आ गया था, इसीलिए हमने पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले लिया ताकि बात जो है आसानी से और जल्दी समझ में आ जाए। ये हमारा एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पास इसमें भी जाने का मौका है, इसमें भी जाने का मौका है। अगर इधर जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इधर जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है तो वो दोनों तरफ जा सकता है, बीच में है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। जबकि अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट में है तब वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैक्सिमम स्टेट में होता तो +5 से आगे तो इसके लिए जाना अलाउड है नहीं। जो एलिमेंट यहाँ पर हमने माना है उसके लिए ये मान लो कि +5 उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 से आगे तो जा नहीं सकता, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। हाँ, +5 से वो चाहे तो +3 पर जाए, +1 पर जाए, मतलब नीचे की तरफ जाए। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज होगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना। जब भी नीचे की तरफ जाएगा इसका रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो कभी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, अगर ऑलरेडी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास H2SO4 में हम लोग जानते हैं कि सल्फर का
ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में डिस्कशन किया था, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे आगे तो ये जा नहीं सकता, जब भी जाएगा नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा मतलब रिडक्शन होगा, और हम जानते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो H2SO4 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, कभी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। तो कहीं भी अगर तुम्हारे पास ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, तो बस ये समझ लेना कि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने फिलहाल यहाँ पर यही किया है कि ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। हम दोनों रिएक्शंस इसके देखेंगे। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें मेरे पास देखो 2-3 रिएक्शंस है। आयरन +2, आयरन पेरोक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करता है आयरन +3 में। ये आयरन +2 को आयरन +3 में कन्वर्ट कर देता है। जब इसने इसका ऑक्सीडेशन किया तो इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, तो आयरन पेरोक्साइड इस रिएक्शन में खुद कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, H2O से H2O2 में। जब भी आयरन पेरोक्साइड पानी में कन्वर्ट होगा तो हम ये मानेंगे इसका रिडक्शन हुआ है, आयरन पेरोक्साइड का, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों रिडक्शन हुआ है? क्योंकि -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इसका रिडक्शन हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इसका हुआ, आयरन +2 का। आयरन +2 से आयरन +3 बन गया। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इसमें हमें कुछ एसिड लाइक HCl, H2SO4 कुछ ऐसा एसिड मिलाना पड़ता है। तो एसिड का जो H+ आयन होता है वो रिएक्शन में काम करेगा, रिएक्शन को बैलेंस करने में, रिएक्शन को करने में मदद करेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस तरीके से लिख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आयरन +2 H2O2 2H+ आयन gives you आयरन +3। ये इसको भी हमको 2 बार करना होगा, तब रिएक्शन जाकर के बैलेंस हो जाए। ठीक, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करना हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो तुम लोगों को बैलेंस करना आता है, ये हम मानते हैं, और इसीलिए अगर कहीं थोड़ा बहुत डिसबैलेंस भी रह जाएगा तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसको एडजस्ट कर लेना। एक और रिएक्शन है PbS, इसका रिएक्शन जब हम H2O2 से कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। H2O2 जो है वो पानी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, का रिडक्शन हो गया, और PbS जो है PbSO4 में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे -2, और यहां पर +6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा 2 रिएक्शन, यहाँ पर H2O2 को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया। तो हम लोग जिस सफर पे चले हैं, मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इन सब एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स की स्टडी में, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। मान करके चलो कि SP और D ब्लॉक को स्टडी करते करते लगभग 1000 रिएक्शन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। अगर हम बहुत कंट्रोल करेंगे तब भी 1000 को कम करके 500 तक तो लाएंगे ही लाएंगे। और कंट्रोल करेंगे, चलो हम तुम लोग को तो 250 में जो है निपटा देंगे, थोड़ा जल्दी और थोड़ा कम में काम चलाएंगे। पढ़ाएंगे 250 का, लेकिन वो काम करेगा 1000 का ही। तो
बहुत सारे हमारे सामने जो है बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे ऐसे आते रहेंगे। तो अक्सर करके हमसे क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर इतना सारा रिएक्शन है, इसको याद करने के लिए कोई मेथड बताइए। रिएक्शन को याद करने के लिए मेथड तो होता ही है। तो सबसे पहला मेथड तो ये होता है कि हम लोग रिएक्शन को समझें। अगर समझेंगे नहीं तो वो कभी नहीं याद होगा। देखिए कुछ जगह ऐसी भी चीजें होती हैं जहां हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी मजबूरी होती है, हमें याद करना होता है। तो फिलहाल अभी हमारे सामने ऐसी कोई खास मजबूरी नहीं है। हम लोगों को रिएक्शन को समझना है, रिएक्शन में हो क्या रहा है। हमें प्रयास करना है कि हम रिएक्शन को थोड़ा क्लासिफाई कर लें, किस क्लास का, किस टाइप का, कैसा रिएक्शन है। तो इन सब चीजों को समझ करके रिएक्शंस को आसानी से याद रखा जा सकता है। थोड़ा सा हम लोग मेन टॉपिक से हटते हैं। रिएक्शंस को कैसे अपने लिए आसान बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हमें डील करने हैं, इसीलिए बात हम कर ही दे इस क्लास में तो ज्यादा अच्छा कि रिएक्शंस को हम कैसे आसान बनाएंगे अपने लिए। तो रिएक्शन को आसान बनाने के लिए सबसे पहला चीज, जैसा कि हमने कहा, इसको कुछ क्लासिफाई कर लो, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लो, ये किस टाइप का रिएक्शन है, वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो अपने एक्सपीरियंस से और इधर उधर पढ़ते पढ़ाते कुछ तरह के रिएक्शंस जो है हमने पहचान करके रखे हुए। लाइक एसिड बेस रिएक्शन, हम लोगों ने एसिड बेस पर पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और ये रिएक्शंस बड़े आसान होते हैं, जहां भी ये आएंगे इनको तुम लोग आसानी से हैंडल कर लोगे। लाइक HCl का रिएक्शन NaOH से हो जाए तो हमको नहीं लगता कि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। सिंपल वे में NaCl और H2O बन जाए, ठीक है। इसमें कुछ खास करना नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है। हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है, देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लाइक कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बना दिया, तो इसको भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, बस दोनों को जोड़ दिया, बन गया प्रोडक्ट। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल करके अमोनिया बना दिया। ये सारे रिएक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक हमारे पास HCl है, HCl का रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा दें तो प्रोडक्ट होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन लगा था, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को वहां से हटाया और खुद क्लोराइड के साथ हो लिया। हाइड्रोजन का क्लोराइड था, अभी मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम पहले फ्री था, अभी हाइड्रोजन फ्री हो गया। हम डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये भी इसको लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। और आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन लाइक इसी ऊपर वाले रिएक्शन को ही ले लो। HCl में H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, ठीक। NaOH में Na प्लस आयन है, OH माइनस आयन है। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ रख दो, इसका पॉजिटिव आयन उसके नेगेटिव आयन के साथ रख दो, बन गया प्रोडक्ट। Na प्लस और Cl माइनस को मिला दिया तो NaCl हो गया, और H प्लस और OH माइनस को मिला दिया तो पानी का मॉलिक्यूल बन गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो एसिड बेस में ही हमारा इसका भी एग्जांपल बन गया, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने इसको भी कहा कि ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। तो मुश्किल कौन है भाई इसमें? जरूर मुश्किल जो है अपना ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, कि बार बार याद करो, बार बार भूल जाता है। जितना भी याद करोगे कुछ दिन के बाद फिर सोचोगे, फिर लिख करके देखे या कहीं टेस्ट में एग्जाम में आ गया,
लिखने जाओगे तो कुछ याद ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था, कहाँ चला गया। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसको भी हम कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, अगर हम आयन एक्सचेंज को हटा दें, जनरली आयन एक्सचेंज रिएक्शंस रेडॉक्स की कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। एसिड बेस को हटा दिया, आयन एक्सचेंज को हटा दिया, तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों रेडॉक्स में ही आ जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको देखें ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो कहीं कॉम्बिनेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको तो कोई सोचता भी नहीं है, बस तुरंत इसको देखता है, ऐसा लिख देता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल जो है सबसे अलग स्टाइल है उसका, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या आयन एक्सचेंज हुआ है, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे इस रिएक्शन को ही देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, इसको किसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं क्या? हम इसको कॉम्बिनेशन में भी नहीं रख सकते, हम इसको आयन एक्सचेंज के तरीके से भी नहीं समझ सकते, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट भी इसमें कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तब रिएक्शन को याद रखना मुश्किल होता है। तो जब भी तुम्हारे पास रिएक्शन है तो सबसे पहले ट्राई करो कि उसको एक किसी क्लास में देखा जाए, किसी क्लास के अंदर ला करके समझा जाए कि किस तरह का रिएक्शन है। जब कोई क्लास नहीं समझ में आएगा तब तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को हमें थोड़ा सा डील करना है कि कैसे जो है हम रिएक्शन को याद रखें। समझने की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, हमें समझना समझाना नहीं है, जितना समझना समझाना था हो चुका है। रेडॉक्स रिएक्शन पर हमने पूरा का पूरा चैप्टर बनाया है, तो वहां जो समझना समझाना था वहां ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे जो है रिएक्शन को याद रखा जाए। पढ़ना है, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और हमारी तरफ तुमको लिख कर ले जाने की छूट नहीं है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो याद कैसे रखा जाए, स्पेशली लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। ऐसा याद करो कि कुछ दिन चले, नहीं याद किया और कल जो है फिर से भूल गया। तो लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला चीज तो ये तुम्हें याद रखना है कि जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन के बाद किस में बदलेगा, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन के बाद किस में बदलेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये किस में बदल रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझो, पहचानो और याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में बदल रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किस में बदल रहा है। तुम लोग जब ऐसे रैंडमली स्टडी करोगे तो लगेगा नहीं बहुत सारा रिएक्शन है, 200-250 रिएक्शन है, कैसे याद होगा। पर सही तरह से देखोगे तो सिर्फ 10 या 15 में ही जो है काम जो है पूरा हो जाएगा। तो अब जैसे इसी रिएक्शन को हम लोग देखें तो इसमें PbS है, ठीक है, और इधर PbSO4 है। अगर हम इस पेयर को याद रखें कि PbS का ऑक्सीडेशन होता है तो वो PbSO4 में बदलता है, तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 ही लिया जाए। H2O2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो है, और हम जानते हैं कि H2O2 दुनिया का अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ के बारे में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा भी था। तो इसके बदले में अगर दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आता है तो ये पार्ट तो ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे H2O लगा करके H2O2 लगाकर ऑक्सीडेशन करो या कुछ और लगा करके ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी लगाओ, ये वाला पार्ट तो इस रिएक्शन का कॉमन रहेगा। तो एक चीज हमने याद कर लिया, यह PbS जो है जब भी ऑक्सीडेशन होगा वो PbSO4 में बदल जाएगा। तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। जहां भी PbS आएगा हम एक बार सोच सकते हैं कि नहीं ये PbSO4 में बदलेगा, तो आधा रिएक्शन देखो याद हो गया, और ये आधा रिएक्शन कई जगह काम करेगा हमारे लिए। हमने H2O2 का याद रखा कि H2O2 जो है जब रिडक्शन होता है तो H2O में बदलता है। कैसे बदलता है इसका थोड़ा हम डिस्कस भी कर सकते हैं, किया डिस्कस कर कह सकते हैं, डिस्कस तो किया था अभी हमने कि H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका माइनस वाला, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, पानी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। तो इस तरह के लॉजिकल चीजों की मदद से भी हम थोड़ा याद रख सकते हैं। तो H2O2 के बारे में हमें पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो
H2O में बदलता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भूल जाएगा तो इतना तो याद है ना कि H2O2 का दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब सोचो जरा कि पानी में बदलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन में बदलेगा तो क्या होगा, ये सोचना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको सोचो, समझो और काम चला लो। तो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों पॉसिबल है। हम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जब इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तब इसका रिडक्शन होगा और ये H2O में कन्वर्ट होगा। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें याद हो गए, ठीक है। कि PbS जो है PbSO4 में कन्वर्ट होता है, H2O2 H2O में कन्वर्ट होता है। ये दो चीज हमें याद हो गए। तो रिएक्शन तो हमने लिख लिया, अब सिर्फ बात है बैलेंस करने की, ठीक है। अब सिर्फ बात क्या है, बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए अपना थोड़ा इधर उधर करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, या फिर बैलेंस करने का भी हमने मेथड सिखाया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया है, ठीक है ना। आयन एक्सचेंज मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, दो मेथड से हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा था। उस ज्ञान का उपयोग करके हम लोग रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। एक बार लिख लिया इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, तो ये यहाँ पर 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा, बस इतना ही तो सोचना है। यहाँ पर क्या नंबर होगा, यहाँ पर क्या नंबर होगा, ये कितना मोल, वो कितना मोल, तो सिर्फ बैलेंस करने की बात है। हमारे पास बैलेंस करने का भी मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कुछ और भी चीजें हैं, लाइक अगर हम कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का ध्यान रखें, जैसे कुछ चीजें बनती है तो डायरेक्ट नहीं बनती। जैसे हम अगर एक और ऑक्सीडेशन लिखें, एक और ऑक्सीडेशन लिखें सल्फर का, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है तो ये H2SO4 में बदल जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बदलता है। पहले SO3 में बदलता है और उससे भी पहले ये SO2 में बदलता है, फिर SO3 में बदलता है, फिर H2SO4 में बदलता है। तो ये ऐसा रास्ता फॉलो करता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले ये वहीं जाकर के रुकेगा, तो इसको पूरा मौका दिया जाए तो यहीं पर जाकर के वो रुकता है। तो अगर हम इस चीज को याद रखें कि सल्फर इन स्टेप से होते हुए वहां तक जाता है, ठीक है। सल्फर पहले सल्फर डाइऑक्साइड में बदलेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से H2SO4 में बदलेगा, तो ये भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, ओके। तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम इस रिएक्शन को एक दूसरे स्कीम की मदद से लिख सकते हैं। कभी कभी वो स्कीम हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, इसीलिए हम बता रहे हैं। हम ये लिख दें कि H2O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। H2O2 जो है अपना H2O में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए। तो सिंपल सा बात है, कोई भी देखेगा तो पहले यही पूछेगा कि इसका एक और ऑक्सीजन कहाँ गया। ये पूछेगा ना कि H2O2 का H2O में कन्वर्ट हो गया तो एक ऑक्सीजन और कहाँ गया। हम कहेंगे ये लो रहा एक और ऑक्सीजन तुम्हारा। इसको ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, और ऑक्सीजन तो O2 होता है। ऑक्सीजन हमारे आसपास जो ऑक्सीजन बनता है वो O2 होता है, फिर O क्यों लिखा है, तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, अभी एटम के फॉर्म में है, अभी इसको इतना मौका नहीं मिला है कि ये मॉलिक्यूल में बदल पाए, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जब इसको मौका देंगे थोड़ी देर में O2 में बदल जाएगा। तो इसको हम फिलहाल नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन कह करके काम चला रहे हैं। PbS को PbSO4 में बदलने के लिए क्या चाहिए, चार ऑक्सीजन की तो जरूरत है और तो कुछ नहीं चाहिए ना, सिर्फ 4 ऑक्सीजन मिल जाए तो हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, इसी को यहां पहुंचाओ जरा 4 बार, दोनों को मिला दिया PbS 4 नेसेंट ऑक्सीजन एटम, PbSO4 बन गया, हो गया हमारा काम। इस रिएक्शन में सिर्फ एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, यहां पर हमने 4 ऑक्सीजन का यूज किया है, तो डेफिनेटली हमको यहां पर इस ऑक्सीजन को 4 बार बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले रिएक्शन में ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4, ताकि 4 ऑक्सीजन खर्च हो रहा है तो 4 ऑक्सीजन बनना भी चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4H2O2 हो गया, ये 4H2O हो गया, ये 4O हो गया। जब दोनों रिएक्शंस को जोड़ोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीजन ये वाला एक बार राइट हैंड साइड में है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में है, कैंसिल हो गया। PbS 4H2O2 लेफ्ट हैंड साइड पर, PbSO4 4H2O राइट हैंड साइड,
ठीक है, ये हमने जो है एक अलग तरीके से स्कीम बना करके रिएक्शन को लिख दिया। अब इस स्कीम में जो जो हुआ वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना अलाउड है, क्या सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, इन सब पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है तुम्हारे लिए हम चला गया, इन सब प्रश्नों को हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। जब तुम लोग हमारी तरह हो जाओगे, मतलब तुम लोग भी कभी पढ़ लिख करके टीचर बनोगे ही बनोगे, मतलब सब नहीं बनोगे तो 2-4 तो बनोगे ना। जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि सर बताइए ये कैसे हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लोग पढ़ करके खोज करके अच्छे से बताना है, हमें नहीं बताना है। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए छोड़ा, ये एक स्कीम होगी। ठीक है, ये तुम्हारे फायदे के लिए दे दिया। ओके, अगर हम बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बात करें, एकदम बढ़िया बात करें कि ताकि हमारी बात को कोई कभी गलत न कह सके, कोई काट न सके, मतलब एक होता है ना, हम लोग करते हैं जो भी काम करते हैं वो करने से पहले हम ये नहीं सोचते कि हमारा काम कैसे हो जाए, हम ये नहीं सोचते कि हमारा अच्छा कैसे हो जाए, पहले ये सोचते कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। कि बाकी लोगों के चक्कर में जाने कितने काम का कबाड़ा हो जाता है। तो इस चीज को हमने यहाँ से हटा दिया कि बाकी लोग क्या कहेंगे, इसको देख करके मेरा क्लास देखेंगे तो कहेंगे ये तो गलत लिख दिया, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो ये सब लड़ाई चलती रहेगी। फिलहाल तुम लोगों के लिए हमने एक मेथड बताया, भाई गलत है मेथड, ये सही है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, ये जब तुम लोग हमारी जगह पहुंच जाओगे उस दिन बताना हमें कुछ खास करके ये क्या है, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन। तो पीबीएस से PbSO4 H2O2 से H2O बना, ये याद रखा हमने, और छोटा सा डिफरेंट स्कीम लगा करके उस काम को हमने कर लिया। अब इसी मेथड का यूज करके एक रिएक्शन और हम दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है हमारा एक्सरसाइज भी हो जाए और मेथड को थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लें। जब हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 की मदद से, नाइट्रिक एसिड, जब हम नाइट्रिक एसिड की स्टडी करेंगे आगे भी थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ क्लासेज के बाद, तो वहां पर देखेंगे कि सल्फर और HNO3 मिल करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली यही बनेगा H2SO4। तो हम लिख रहे हैं H2SO4, और HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 से +4, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। ये यहाँ 0 से +6 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, साथ में पानी का भी मॉलिक्यूल बनेगा। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, हम अपना मेथड, अपना नॉलेज यूज करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। करेक्ट, हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना घटता है उतना ही बढ़ना भी चाहिए। तो सल्फर यहाँ 0 से +6 हुआ है, मतलब 6 यूनिट बढ़ा है। नाइट्रोजन यहाँ +5 से +4 हुआ है, मतलब 1 यूनिट घटा है। तो 1 यूनिट घटने से तो काम नहीं चलेगा, अगर ये 6 यूनिट बढ़ा है तो 6 यूनिट घटना भी चाहिए। तो हम इसको 6 बार कर देंगे ताकि बढ़ने का काम अगर 6 यूनिट हुआ है तो घटने का काम भी 6 यूनिट हो जाएगा। अब काफी दूर तक चीजें बैलेंस हो। 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन की मदद से हम 3 पानी के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो रिएक्शन इज 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो यहां पर है, 2 पानी का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 2 पानी का मॉलिक्यूल बना सकते हैं और रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस हो गया। करेक्ट, अब इसी रिएक्शन को अपना नया वाला स्कीम, जिसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को करना है, जब तुम लोग हमारी जगह पहुंचोगे तब उसकी बात की जाए। इस नए वाले स्कीम से हम कैसे लिखेंगे, तो सल्फर को H2SO4 में बदलने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे। सल्फर को हम SO2 में या SO3 में पहले बदल लेंगे। चलो हम सीधे SO3 में बदल लेते हैं, एक स्टेप कम कर लिए। तो होता यही कि सल्फर पहले सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है। तो सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए क्या चाहिए, आंसर 3 ऑक्सीजन चाहिए भाई। तो 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन इसको दे दो। सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में बदलने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, ये तुम लोग अपने से नहीं बता पाओगे, हम एक बार बता रहे हैं, फिर उसका यूज तुम लोग आगे करना। सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में बदलने के लिए सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए। जैसा ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, दोनों मिल करके H2SO4 बना लेंगे। करेक्ट,
2 स्टेप में हमने इस रिएक्शन को याद कर लिया, सल्फर का ऑक्सीडेशन करवा दिया यहाँ तक। अब बारी है कि सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी किसी चीज का हुआ होगा, HNO3 का हुआ है। HNO3 किस में कन्वर्ट हुआ, HNO3 कन्वर्ट हुआ NO2 में। ओके, डेफिनेटली अगर NO2 यहां लिखी तो बाकी भी यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब तो हम इस साइड में पहुंचा नहीं पाए, कुछ चीजें भी बची हुई हैं। ओके, तो हम इस रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल भी बनाएंगे। HNO3 कैसे डीकंपोज हो रहा है हम वो लिख रहे हैं। HNO3 जब टूटेगा तो केवल NO2 ही नहीं बनाएगा, पानी का भी मॉलिक्यूल बनाएगा। पानी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, एटलीस्ट इसको हम 2 बार तो लिखेंगे ही लिखेंगे ताकि 2 हाइड्रोजन हमें मिल सके। अब 2 नाइट्रोजन के साथ 2 NO2 भी बना लेंगे। अब रिएक्शन को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन अभी भी यहाँ ज्यादा है, इधर 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो जो एक ऑक्सीजन इधर कम पड़ रहा है उसको ऐसा लिख दो, हो गया आपका। तो ये है कि किस तरह से HNO3 जो है ये ऑक्सीजन तक हम इसको पहुंचाए। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जनरली उसको इस वाले ऑक्सीजन तक पहुंचा ही देते हैं। ठीक है, सबको नहीं पहुंचा पाएंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि सबको पहुंचा देंगे, लेकिन काफी जगहों पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस वाले ऑक्सीजन तक पहुंचा देते हैं। तो हमने इसको इस ऑक्सीजन तक पहुंचा दिया। इस ऑक्सीजन का यूज सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने में किया। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने H2O की मदद से H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो, लेकिन जोड़ने के लिए बैलेंस चीजें रहनी चाहिए। यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो इस पूरे रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है, ये कैसे 6 हो जाएगा, ये तो 3 होगा ना। ठीक है, और इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको भी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो इसमें भी एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखो जो चीजें कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 होगा, 6 क्यों नहीं दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जो है जोड़ दो, सल्फर प्लस 6HNO3, एक पानी का मॉलिक्यूल इधर है, 3 पानी के मॉलिक्यूल इधर है, मतलब इस साइड में सिर्फ 2 पानी का मॉलिक्यूल लिखो, एक मॉलिक्यूल इधर का, एक मॉलिक्यूल इधर का, कैंसिल हो गया। H2SO4 और 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को जरा इस रिएक्शन से मिला लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस रिएक्शन तक पहुंचने में हमें काफी समय लगा। काफी समय इसलिए लगा क्योंकि ये भी पहली बार था, समझ रहे हो, काफी समय इसलिए लगा क्योंकि अभी ये पहली बार था। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ हो जाओगे तो इसको लिखने में उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि अभी जो है या इस रिएक्शन में लगाओ कि ये मेथड बहुत बेकार है, बहुत लंबा समय लिया, ये वो हमारे लिए कोई खास यूजफुल नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस पे हमारे लिए काम भी कर सकता है। चीजों को आसानी से याद रखने में कुछ जगहों पर ये हमारे लिए काम कर सकता है, कुछ यूनिफॉर्मिटी हमारे लिए ला सकता है। तो जहां कहीं भी ये मेथड यूजफुल होगा, हम इस मेथड को रिएक्शन को, मेन रिएक्शन को तो लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन मेन रिएक्शन के साथ साथ आगे हम इस रिएक्शन को भी लिख दिया करेंगे ताकि तुम जो है थोड़ा आसानी से चीजों को याद रख सको। समझने के लिए तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो उसको लिखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज है तो इसलिए हम इस रिएक्शन के साथ साथ ये रिएक्शन भी जहां पर भी जरूरत पड़ेगा वहां पर लिख देंगे ताकि तुम लोग जो है कुछ जगहों पर अपना काम जो है आसान करो। तो ये हुआ हमारा सल्फर के साथ HNO3 का रिएक्शन। तो हम कहा थे, हम H2O2 पर बात कर रहे थे। सल्फर को छोड़ करके फिर से अपने वापस H2O2 पर अपने आ जाते हैं। H2O2 जो है हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ से यूज किया, इसकी मदद से ऑक्सीडेशन भी कराया, इसकी मदद से रिडक्शन अब कराने की बारी है, और एक बीच में मेथड भी बता दिया। लेकिन इस मेथड को भी यूज करने के लिए 2 चीज तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है। उसके अलावा छोटे छोटे स्टेप्स भी याद रखेंगे, बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा छूट मिल गया, इसमें भी काफी याद करना पड़ेगा। रिडक्शन वाला तो याद रहना ही चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला याद रहना ही चाहिए,
प्लस अगर हम एक दो स्टेप और सिंपल वे में याद कर सके तो उन सबको मिला करके अपना फाइनल स्टेप तक पहुंच जाते हैं। तो आ जाओ अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पर। H2SO4 सॉरी H2O2 के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पर। H2O2 जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में रखता है। एक सिंपल सा रिएक्शन है, अगर कहीं आयोडीन है तो ये आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन अब पूरा देखो एक साथ नहीं लिख रहे हैं, हम भी इसको दो पार्ट में ही लिख रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ। ओके, अब बारी है H2O2 की। तो इसका रिडक्शन हुआ है, H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा। H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, H2O2 का रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस कैसे करें हम? ऑक्सीजन ठीक है, आयोडीन ठीक है, हाइड्रोजन का हम क्या करें? तो आंसर ये है हमारा यहाँ पर कि जब भी कहीं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत हो तो तुम लोग H+ का यूज कर सकते हो, OH- का यूज कर सकते हो, H2O का यूज कर सकते हो, ये सब का यूज कर सकते हो। तो ये रिएक्शन जो है फिलहाल हम ऐसा नहीं कि कुछ अपने मन से जो मर्जी वो लगाते हैं, जैसा होता है ये रिएक्शन जिस कंडीशन में ये किया गया है। ये रिएक्शन बेसिक कंडीशन में होता है, अल्काइन कंडीशन में होता है। तो OH- इधर लगाएंगे और पानी का मॉलिक्यूल इधर जोड़ेंगे ताकि ये बैलेंस भी हो जाए। ठीक है, ये एक रिडक्स रिएक्शन में हमारे सामने नया चैलेंज रहता है। हमने रिडक्शन वाला भी प्रोडक्ट लिख दिया, ऑक्सीडेशन वाला भी प्रोडक्ट लिख दिया, उसके बाद एक नया पॉइंट बचा रहता है कि अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है। तो केवल बैलेंस करना होता तब भी ठीक था, उसी में पता नहीं क्या क्या और भी जोड़ना होता। तो इसीलिए कहते हैं स्टेप वाइज चीजों को याद रखना है कि पहले ये याद रखा, ये याद रखा, फिर फाइनली ये याद कर दिया। थोड़ा सा सब एक साथ याद करने की कोशिश करोगे कि I2 + H2O2 + OH- gives rise to 2I- + O2 + H2, तब तो ये भूल जाएगा ही भूल जाएगा। ठीक है, जनरली बच्चे जो याद रखने के लिए यही तरीका अपनाते हैं कि पूरा रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ याद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक साथ इस तरह से 10 याद कर सकते हो, 20 याद कर सकते हो, लेकिन 1000 रिएक्शन तो नहीं याद कर पाओगे। तो इसीलिए हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ मेथड चाहिए। मेथड ये है कि ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट याद रखो, रिडक्शन वाला प्रोडक्ट याद रखो। तो सिर्फ अंतिम वाला स्टेप जो है वो हमारे लिए छोटा सा चैलेंज रहेगा, उसको हम पूरा कर लेंगे कि मीडियम एसिडिक लगाए, मीडियम बेसिक लगाए, या किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैलेंस कैसे करें? तो इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं अभी। तो आयोडीन से आयोडाइड बना, ये याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत जगह काम करेगा। कहीं भी रिडक्शन करने की जरूरत है, हमें एक एग्जांपल लिखना है जिसमें हमें रिडक्शन दिखाना है। लिख देंगे कि आयोडीन का आयोडाइड में रिडक्शन होता है, उसके साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट लगा देंगे। H2O2 है तो H2O2 लगा देंगे, नहीं H2O2 मिलता है तो जिससे भी काम बन जाए। केवल H2O2 अकेला रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं, और फिर रिड्यूसिंग एजेंट उनकी मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके भी आयोडीन को आयोडाइड में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस रिएक्शन जरा सोचो क्या होगा। आयोडीन से आयोडाइड बन गया, आयोडीन आयोडीन तो बैलेंस हो ही गया। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बन गया, दोनों हाइड्रोजन, 2 OH के साथ मिलकर के 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, इसी तरह से एक और रिएक्शन है हमारे पास कि MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, इसका रिडक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, तो होता नहीं है बल्कि एसिडिक मीडियम में। तो ये Mn+2 में बदलता है। रिएक्शन याद आया? रिडॉक्स रिएक्शन में हमने KMnO4 की बहुत बात की थी, ये वही KMnO4 वाला MnO4 माइनस है। KMnO4 में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें K+ जो है पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट को हटाओ, नेगेटिव पार्ट को पकड़ो, यही है अपना काम का चीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम लोगों ने वहां पढ़ा था, यहाँ भी वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका रिडक्शन होगा ही होगा। उसका रिडक्शन किससे करवाएंगे हम? H2O2 से करवाएंगे। तो ये चीज तुम्हें पहले से पता थी। ठीक है, हम ये बात करके चलते हैं कि हमें नहीं, तुम्हें भी पहले से पता था कि MnO4 माइनस Mn+2 में बदलता है, अभी एसिडिक मीडियम। अब बचा H2O2, उसको भी सी में लगाओ। तो अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा भी पार्ट हो गया। अब इसको बैलेंस करने की बारी है, तो पानी का मॉलिक्यूल लगा लगा करके इसको बैलेंस कर डालो।
ओके, मैग्नीज यहां एडजस्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन इसके यहां एडजस्ट हो गए, ठीक, 4 ऑक्सीजन बचा है, 4 ऑक्सीजन से 4 पानी के मॉलिक्यूल्स बना लो, और उसके लिए सफिशिएंट हाइड्रोजन जो है उस साइड में होने चाहिए। 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन और लगा दो, ठीक है। तो ऐसा बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत ऐसा नहीं कि बस एक सिंपल सा कोई एक यूनिफॉर्म मेथड, एक मेथड बता दिया उससे सब काम हो जाएगा। बहुत सारे मेथड से पता नहीं क्या क्या उसी में, कभी हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, कभी OH माइनस लगाना पड़ेगा, कभी कुछ याद रखना पड़ेगा, कभी कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक छोटे से रूल के तौर पर हम कहें तो ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन में क्या बना, रिडक्शन में क्या बना, उसके बाद जो छोटी मोटी चीजें बाकी की बची हुई है वो धीरे धीरे हैंडल करना, तुम खुद भी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओ। तो ये रहा रिडक्शन कि H2O2 रिडक्शन भी कर सकता है, तो H2O2 ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, H2O2 रिडक्शन भी कर सकता है। और क्यों दोनों काम कर सकता है? क्योंकि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता या लोवेस्ट पॉइंट पर होता दोनों बिहेवियर नहीं कर पाता, तब वो सिर्फ एक दिशा में चल पाता। लेकिन बीच में है तो दाएं बाएं कहीं भी जा सकता है और दोनों काम कर सकता है। हमने दोनों रिएक्शन, दोनों तरह के रिएक्शन H2O2 को देखे। इसके साथ साथ थोड़ा रिएक्शंस को क्लासिफाई करने की भी कोशिश करी तुम्हारे लिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को समझने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन याद रखने के लिए हमने एक मेथड भी बताने की कोशिश की। अब वो मेथड समझ में कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मेथड यूजलेस लगा होगा, लेकिन शुरुआत में बता देना ज्यादा अच्छा था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस तुम्हारे सामने आने शुरू होंगे, तो वहां पर ये मेथड तुम्हारे लिए काम करेगा। वहां पर हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे इस मेथड से हम अपना काम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। ये नहीं कि सब काम ऐसे फ्री में हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारा काम। मेहनत तो हमें करनी होगी, लेकिन उस मेहनत को करने में थोड़ी आसानी होगी, बिना किसी परेशानी के हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस क्लास को हम H2O2 का एक बार खत्म करते हैं। H2O2 में और भी चीजें रह गई हैं, लाइक H2O2 बड़ा ही यूजफुल कंपाउंड है, और यूजफुल कंपाउंड है तो उसको बनाने का भी कुछ न कुछ मेथड होगा, तो उसको बनाने की भी बातें हम करेंगे, और यूजेज इसके 1-2 होंगे वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब बातें अगले क्लास में होंगी, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।